वेलकम टू स्टडी को वसीनत। आज इस वीडियो में हम बीएनएस का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें दे रखे हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस जो कवर किए गए हैं सेक्शन 189 से लेकर 197 तक के प्रोविजन में। और इनमें से ना मेन जो है वो है आपका अनलॉफुल असेंबली वाला ऑफेंस, रायट एंड अफरे, और भी कई ऑफेंसेस हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे उनके साथ साथ आपको क्लियर होते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि ये चैप्टर बात करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस की, तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सोसाइटी में जो शांति बनी हुई है, कामनेस बनी हुई है, जो ऑर्डर मेंटेन किया गया है, ताकि जो लोग हैं वो रह सकें बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी वायलेंस के, वो अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सके, उनकी सेफ्टी को किसी तरीके का थ्रेट ना हो। दैट स्टेट ऑफ सोसाइटी जहां पर शांति है उसको हम कहते हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। और बीएनएस के चैप्टर नंबर 11 में जो ऑफेंसेस दे रखे हैं वो उस पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 11 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस की बात करता है। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है सेक्शन 189 जो कि डिफाइन करता है, क्रिमिनलाइज करता है अनलॉफुल असेंबली को। सेक्शन 191 डिफाइन करता है रायट को किस तरीके से, जब अनलॉफुल असेंबली के साथ साथ इन दोनों में से कोई भी अगर एलिमेंट जुड़ जाता है, लाइक फोर्स का यूज किया जाना, वायलेंस का यूज किया जाना, तो तब वो चीज कहलाती है रायट। और सेक्शन 191 इसी तरीके से रायट को डिफाइन करता है और अनलॉफुल असेंबली से उसको अलग करते हुए पनिशेबल बनाता है। वहीं सेक्शन 194 में आपको देखने को मिलता है एक और मेन ऑफेंस, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कौन से वाला ऑफेंस, अफरे वाला ऑफेंस। तो ये जितने भी ऑफेंसेस चैप्टर नंबर 11 में दे रखे हैं, ये आखिर क्यों दे रखे हैं? एक तरफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि हम बिना आर्म्स के पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। वहीं इस फंडामेंटल राइट के ऊपर आर्टिकल 19 का क्लोज 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर देता है स्टेट को, कि जो स्टेट है वो इस फंडामेंटल राइट के ऊपर इस आधार पे कि जो इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसके इंटरेस्ट में है या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, क्या कर सकती है स्टेट? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और जो ऑफेंसेस बीएनएस में सेक्शन 189 से लेकर 197 तक दे रखे हैं वो आते इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में ही। सेक्शन 189 बीएनएस का, जैसे कि मैंने बताया, अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो सबसेक्शन 1 में इसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी और आगे इसकी पनिशमेंट और कुछ एग्रावेटेड फॉर्म्स। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे ना कि सरदार कितने आदमी थे, तो अनलॉफुल असेंबली में ध्यान रखना है कि असेंबली है कम से कम 5 लोगों की, और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। रायट में भी ध्यान रखना है कि कम से कम 5 लोग हैं और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। वहीं जो अफरे वाला ऑफेंस है उसमें होते हैं कम से कम 2 लोग। तो ये क्या कह रहा है सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1 की असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, और यहाँ पर जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे उनमें से कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट अगर उनका है तो तब वो अनलॉफुल असेंबली है। क्या क्या कॉमन ऑब्जेक्ट है? तो कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर या लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहे किसी पब्लिक सर्वेंट, इनमें से किसी को भी अगर ओवररो किया जाता है, इनके अंदर डर पैदा किया जाता है, अलार्म पैदा किया जाता है। कैसे? क्रिमिनल फोर्स के जरिए या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखा के। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जैसे ही वो पार्लियामेंट में बैठने जा रहे होते हैं उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है, तो पथराव कर रहे हैं अगर किसी के ऊपर, तो ये चीज क्रिमिनल फोर्स वाले ऑफेंस की कैटेगरी में आती है। तो तब ये माना जाएगा कि अगर जो लोग ऐसा किए हैं उनकी संख्या 5 या 5 से ज्यादा है, तो तब वो है क्या? वो है अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स। और अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होना एक पनिशेबल ऑफेंस है। कितनी पनिशमेंट है वो भी हम आगे देखेंगे। और क्या हो सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट? कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी लॉ या लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करना, किसी लॉ को इंप्लीमेंट ना होने देना, किसी लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट ना होने देना। और क्या हो सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट? कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई मिसचीफ कमिट करना, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करना या कोई अदर ऑफेंस कमिट करना। मिसचीफ कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 324 सबसेक्शन 1 में। क्रिमिनल ट्रेसपास डिफाइन है सेक्शन 329 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस में। इसके अलावा क्या हो सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट? कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है क्रिमिनल फोर्स के जरिए या क्रिमिनल फोर्स दिखा के क्या करना?
किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना या ऑब्टेन करना, जिस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए वो पर्सन एंटाइटल है, या किसी पर्सन को किसी राइट ऑफ वे, यूज ऑफ वाटर या इनकॉर्पोरियल राइट के एंजॉयमेंट से डिप्राइव करना जिसके एंजॉयमेंट के लिए वो पर्सन एंटाइटल है, या फिर क्रिमिनल फोर्स के जरिए या क्रिमिनल फोर्स दिखा के कोई राइट या सपोज राइट इन्फोर्स करना, या किसी पर्सन को कंपेल करना कि वो कोई ऐसी चीज करे जो करने के लिए वो पर्सन लीगली बाउंड नहीं है, या वो कोई ऐसी चीज ना करे जिसको करने के लिए वो पर्सन लीगली एंटाइटल है। एक्सप्लेनेशन ये चीज क्लियर कर रही है कि कोई असेंबली जब असेंबल हुई तब ऐसा हो सकता है कि वो लॉफुल थी, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो सकती है अनलॉफुल असेंबली में। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सबसेक्शन 2 ये चीज क्लियर कर रहा है कि अगर आप जानते हो वो तथ्य जो कि किसी असेंबली को बनाते हैं अनलॉफुल, ऐसी जानकारी होने के बावजूद भी अगर आप इंटेंशनली उस अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो या उसको कंटिन्यू करते हो, तो तब आप कहलाओगे उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर, और आप लायबल होगे सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ तक की होगी, या फिर फाइन या फिर बोथ। सेम पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी सबसेक्शन 5 में, सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, या फिर फाइन या फिर बोथ। तो ये पनिशमेंट है किस चीज़ के लिए? तो अगर मान के चलो कोई असेंबली है, यहाँ पर लिखा है असेंबली, अनलॉफुल असेंबली नहीं लिखा है, ठीक है। कोई असेंबली है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की, जिससे ना क्या हो सकता है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसी असेंबली को लॉफुली कमांड दिया गया है तितर बितर होने का, और ये चीज़ जानते हुए जो कोई भी ज्वाइन करता है या कंटिन्यू करता है इस तरह की असेंबली को, वो लायबल होता है 6 महीने तक के कारावास के लिए, या फिर फाइन के लिए, या फिर दोनों के लिए। वहीं अगर ये असेंबली हो अनलॉफुल, तो तब सबसेक्शन 3 में लायबल होगा थोड़ा ज्यादा पनिशमेंट के लिए। कितनी? सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years, या फिर फाइन या फिर बोथ। क्या कह रहा है सबसेक्शन 3? सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किए जाने का लॉफुल कमांड दिया जा चुका है, और इस बारे में कोई अगर जानते हुए ज्वाइन करता है या कंटिन्यू करता है अनलॉफुल असेंबली को, तो वो लायबल होता है ये पनिशमेंट के लिए जो भी मैंने आपको बताई। एंड सेम पनिशमेंट दी जाती है उनको जो कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बनते हैं डेडली वेपन्स के साथ, लाइक गन्स वगैरह लेकर आ रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइन हो रहे हैं, या फिर किसी ऐसे वेपन के साथ ज्वाइनिंग ले रहे हैं, मेंबर बने अनलॉफुल असेंबली के, जिनसे ना किसी की डेथ कॉज करी जा सकती है। तो सेम ही पनिशमेंट है, 2 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। इस तरीके से ना पनिशमेंट को लिंक करके याद कर सकते हो। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है क्या, कि सबसेक्शन 3 में या फिर सबसेक्शन 5 में जो असेंबली की हमने बात करी, उनको डिस्पर्स करने का लॉफुल कमांड कौन दे सकता है और कहां पर दिया जा सकता है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बीएनएसएस के सेक्शन 148 एंड 149 में। सेक्शन 148 में इस तरह का कमांड देता है कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको आप स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कह सकते हो, शॉर्ट में कह सकते हो एसएचओ। अगर ये नहीं है तो तब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि एसआई की रैंक से नीचे का नहीं है, तो ये बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स डिस्पर्स किए जाने का कमांड दे सकते हैं। वहीं अंडर सेक्शन 149 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इस चीज के लिए ऑथोराइज किया गया कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि प्रेजेंट है, बाय यूज ऑफ आर्म फोर्स डिस्पर्स किए जाने का कमांड दे सकते हैं। साथ ही यहां पर आप कनेक्ट कर लेना सेक्शन 150 एंड 151 ऑफ बीएनएसएस को भी, और कमेंट में बताना कि ये दोनों किस बारे में बात करते हैं। वापस से बीएनएस के सेक्शन 189 पर आ जाओ। इसका आगे जो दे रखा है सबसेक्शन 6, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइन करने के लिए या अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनाने के लिए किसी पर्सन को जो कोई भी हायर करता है, इंगेज करता है, एम्प्लॉय करता है, प्रमोट करता है, या इन चीजों में जिसकी भी भागीदारी होती है, कनाइव करता है, जो कोई भी जिसकी भी मिली भगत होती है, या जो कोई भी इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है, तो वो यहां पर बिल्कुल ऐसे ही पनिशमेंट के लिए लायबल होता है जैसे कि मान लो वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर ही है। अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होने पर कितनी पनिशमेंट मिलती है? 6 मंथ या फिर फाइन या फिर बोथ। कहां दे रखी है? सेक्शन 189 के सबसेक्शन 2 में। और अगर जिसको हायर करके, इंगेज करके अनलॉफुल असेंबली में जोड़ा गया, वो पर्सन अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दे, उसका जो रिक्रूटर है जिसने उसको हायर किया था, इंगेज किया था, एम्प्लॉय किया था, प्रमोट किया था, वो बिल्कुल ऐसे ही लायबल होगा जैसे कि ही वॉज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली और वो खुद ही वो ऑफेंस कमिट किया है। एंड ये वाली जो पनिशमेंट मैंने आपको बताई, ये पनिशमेंट आपको देखने को मिल रही है सबसेक्शन 7 में भी और सबसेक्शन 8 में भी आपको देखने को मिल रही है आगे। तो आगे कह रहे हैं कि
जिनको हायर किया गया है, इंगेज किया गया, एम्प्लॉय किया गया, प्रमोट किया गया है अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइनिंग देने के लिए या अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनाने के लिए। तो जो कोई भी ये चीज जानते हुए क्या करता है, किसी हाउस में या किसी ऐसे प्रेमाइस में जो कि उसके कंट्रोल में है, ऐसे पर्सन को हार्बर करता है या रिसीव करता है या असेंबल करता है, वो लाइबल होता है सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो एक्सटेंडेबल होगी अप टू 6 मंथ या फिर फाइन या फिर बोथ। ऑलराइट, सेम पनिशमेंट के लिए लाइबल होंगे कौन, जो कि सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 में बताए गए किसी भी एक्ट को असिस्ट करने के लिए खुद इंगेज हो रहे हैं या हायर हो रहे हैं या इस चीज का अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर वो आर्म्ड होकर ऐसा कर रहे हैं, हथियारों के साथ ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो ऑफर कर रहे हैं कि वो डेडली वेपन्स के साथ या कोई भी ऐसा वेपन जिससे डेथ कॉज करी जा सकती है उसके साथ वो हायर होने के लिए तैयार हैं या इंगेज होने के लिए तैयार हैं, तो वो लाइबल होंगे ज्यादा पनिशमेंट के लिए। कितनी, सिंपल या फिर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years या फिर फाइन या फिर बोथ। ये वही पनिशमेंट है जो हमने सबसेक्शन 4 में देखी, तो आप इसको लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका होता है सेक्शन 189 खत्म। इससे आपको अनलॉफुल असेंबली के बारे में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। आपको ये चीज क्लियर हो गई कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम 5 लोग होने चाहिए, और दूसरी चीज उनका होना चाहिए कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट। कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब जो हमने पढ़े सेक्शन 189 के सबसेक्शन 1 में, उनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा उनका हो सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट। अब अगर ऐसा हो जाए, जिन लोगों के ऊपर चार्ज लगाया गया था अंडर सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस रेड सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उनकी संख्या 5 या 5 से ज्यादा थी। फिर उनका जब ट्रायल चला तो सबूतों के मद्देनजर रहते हुए कुछ को एक्विट कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जो संख्या है वो 5 से कम हो गई। और कोई अदर एक्यूज भी नहीं है ऐसा जो कि अभी अनआइडेंटिफाइड है, जो ट्रेस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 5 या 5 से ज्यादा थे, बस कुछ हैं जो फरार हो गए हैं, जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं, जो कि अभी अनट्रेसेबल है, ऐसा भी नहीं है तब। तो तब क्या करें जब 5 से कम हो गई है संख्या? तब सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 के तहत जो बचे हुए लोग हैं उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली के लिए जरूरी चीज है कि ये साबित किया जाना जरूरी है कि कम से कम 5 लोग थे। अगर ये साबित ही नहीं हो पाया तो फिर अंडर सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 कन्विक्शन बचे हुए लोगों का सस्टेन नहीं करेगा जिनकी संख्या 5 से कम है। ओके, वहीं अगर ऐसा हो जाए कि ये तो साबित हो गया है कि 5 थे, जिनमें से 2 तो पकड़े गए, बाकी तो भाग गए, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हम कौन थे बाकी, लेकिन 5 थे, तो तब जिन बचे हुए लोगों को पकड़ा गया और उनको ट्राई किया गया, उनको फिर अंडर सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 कन्विक्ट किया जा सकता है लॉफुल असेंबली के लिए। बस जरूरी चीज यह है कि साबित होना चाहिए कि 5 लोग तो थे। सेक्शन 190 बीएनएस का कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसको ना हमने कंपेयर किया था जब मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस में कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप ना कमेंट सेक्शन में बताना, इससे ना आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 190 जो है ना बीएनएस का, ये किस चीज पर आधारित है? ये इस बात पर आधारित है, किस बात पे, कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, या कह लो करे कौन भरे कौन। क्योंकि सेक्शन 190 विकेरियस लाइबिलिटी डालता है अनलॉफुल असेंबली के सभी मेंबर्स पे। मतलब किसी भी मेंबर ने अगर कोई कांड कर दिया अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर ने, तो बाकियों के ऊपर भी उस कांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। यानी ये कहता है कि अगर जिस समय कोई ऑफेंस अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर ने कमिट किया, उस समय जो कोई भी उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, वो सब के सब उस ऑफेंस के लिए गिल्टी होंगे, लाइबल होंगे। वो भी तब जब वो ऑफेंस कमिट किया गया अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा उनकी असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, कॉमन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए, या फिर अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर थे वो जानते थे कि जो ऑफेंस कर दिया गया है वो किया जा सकता था अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में। इस तरीके से सेक्शन 190 विकेरियस लायबिलिटी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस की नहीं डाल रहा है जो कि कमिट किए गए हैं इन द डायरेक्ट परसुएंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, बल्कि उन ऑफेंसेस की भी डाल रहा है जिनके बारे में मेंबर को पता था कि उनके कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में ये ऑफेंस कमिट किए जा सकते हैं। ये बात कही गई थी केसी मैथ्यू के केस में एंड नमावली के केस में। ये दोनों केस आपने कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग याद रखने हैं।
अब सेक्शन 191 बीएनएस का सबसे पहले सबसेक्शन 1 में राइटिंग को डिफाइन करता है, सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट बताता है जो कि है सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 2 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। और अगर राइटिंग करी जाती है डेडली वेपन्स के साथ या किसी ऐसे वेपन के साथ जिसको यूज किया जा सकता है डेथ कॉज करने के लिए, तो तब लाइबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। कितनी? सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 5 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। तो अब यहां पर राइटिंग का मतलब क्या है? तो राइटिंग का मतलब यह है कि अगर अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या उनमें से किसी भी मेंबर के द्वारा फोर्स यूज किया जाता है या वायलेंस यूज किया जाता है उनके कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, तो तब हर एक मेंबर असेंबली का गिल्टी होता है। कौन से ऑफेंस के लिए? राइटिंग वाले ऑफेंस के लिए। तो राइटिंग वाले ऑफेंस के लिए जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज यह है कि होनी चाहिए अनलॉफुल असेंबली, यानी कि कम से कम 5 लोग होने चाहिए और उनका होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज क्या? यूज किया जाना चाहिए फोर्स या फिर वायलेंस उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या उनमें से किसी भी मेंबर के द्वारा। तो तब वो अनलॉफुल असेंबली नहीं रहती है, वो बन जाती है राइटिंग वाला ऑफेंस। यहां पर भी आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जब राइटिंग के लिए चार्ज किया जाता है 5 या 5 से ज्यादा लोगों को, उनमें से अगर किसी को एक्विट कर दिया जाए और फिर संख्या घट जाए 5 से कम हो जाए, तो तब राइटिंग के ऑफेंस का चार्ज जो है वो सस्टेन नहीं करेगा, राइटिंग के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी ही रखनी है कि कम से कम 5 लोग तो साबित होने चाहिए कि शामिल थे। अगर उनमें से कोई भाग गया या कोई पकड़ा नहीं गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लगा दो चार्ज कर दो कन्विक्ट राइटिंग के लिए। लेकिन अगर साबित ही ना हो पाए कि 5 थे टोटल कम से कम, तो तब राइटिंग वाला चार्ज नहीं लगेगा। ओके, ये बात कही गई थी अच्छे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1978 के केस में। सेक्शन 192 बीएनएस का आपने ध्यान रखना है, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को यूज करता है। एक तो हो गई मैलिग्नेंटली, दूसरी होगी वांट ओनली। मैलिग्नेंटली का मतलब होता है कि कोई एक्ट किया गया है विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। वहीं वांट ओनली का मतलब होता है कोई एक्ट किया गया है रेकलेसली, जो कि अनजस्ट बिहेवियर आपका शो कर रहा है, इस तरीके से कोई एक्ट आपने किया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या कह रहा है सेक्शन 192? ये कह रहा है कि जो कोई भी मैलिग्नेंटली या फिर वांट ओनली परफॉर्म करता है कोई इलीगल एक्ट ऐसा जिससे कि किसी दूसरे पर्सन को प्रोवोकेशन मिल रहा है रायट कमिट करने का, और वो यही इंटेंशन रखता है या फिर वो जानता है कि उसके ऐसा करने से क्या हो सकता है, राइटिंग हो सकती है। तो अगर राइटिंग हो जाती है इन कंसिक्वेंस ऑफ सच प्रोवोकेशन, तो तब जो कोई भी ये इस तरीके से राइटिंग करवाया है वो लायबल होगा सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए अप टू 1 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। वहीं अगर राइटिंग नहीं होती है तो तब 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ। सेक्शन 193 से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएनएस में कौन सा सेक्शन है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी से डील करता है? तो ये है आपका सेक्शन 193। ये भी इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि करे कौन भरे कौन। और इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले सबसेक्शन 1 ये कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप ऑनर हो, ऑक्यूपायर हो या फिर इंटरेस्ट रखते हो या क्लेम करते हो कि आपका इंटरेस्ट है किसी लैंड में और उस लैंड पर अनलॉफुल असेंबली या रायट हो रहा है, तब आप या फिर आपका एजेंट और मैनेजर अगर जानता है या रखता है रीजन टू बिलीव कि वहां पर हो रहा है अनलॉफुल असेंबली या रायट या हो सकता है, और उसके बावजूद बताता ही नहीं है, नोटिफाई नहीं करता इस चीज के बारे में अर्लिएस्ट अपॉर्चुनिटी पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को, एसएचओ को, ऑफिसर इंचार्ज को, एंड साथ ही उस अनलॉफुल असेंबली या रायट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो भी उनकी पावर में लॉफुल मींस वो यूज कर सकते थे वो उन्होंने यूज ही नहीं किए, और जब वो हुई तब उसको डिस्पर्स या सप्रेस करने में वो हो गए फेल। तब उस लैंड के ऑनर, ऑक्यूपायर या जिसका भी उसमें है इंटरेस्ट, उनकी लायबिलिटी बनेगी विकेरियस लायबिलिटी। कितने पनिशमेंट की? उतने फाइन की जो 1000 रुपए तक का हो सकता है। सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोई लैंड जिसके संबंध में रायट हुआ या कोई डिस्प्यूट का सब्जेक्ट है जिसकी वजह से रायट हुआ, तो जो कोई भी उस लैंड का ऑनर है, ऑक्यूपायर है या उसमें इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है या फिर उससे कोई बेनिफिट एक्सेप्ट किया है या फिर डिराइव किया है, और रायट जो हुआ है वो हुआ है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए या उसके बिहाफ में, तो तब वो पर्सन फाइन के लिए लायबल होगा। कब लायबल होगा अभी बताऊंगी। और उसका एजेंट या फिर मैनेजर ये फाइन के लिए लायबल होगा अंडर सबसेक्शन 3। कब होगा अभी बताऊंगी। तो वो पर्सन तब लायबल होगा जब वो पर्सन या फिर उसका एजेंट या फिर मैनेजर, और उसका एजेंट और उसका मैनेजर तब लायबल होगा जब उसका एजेंट या फिर मैनेजर क्या चीज
रीजन टू बिलीव रखते थे इस चीज का कि रायट हो सकता है, या फिर अनलॉफुल असेंबली जिसकी वजह से रायट हुआ था वो ऑर्गेनाइज करी जा सकती है, और वो उस असेंबली या रायट को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए एंड डिस्पर्स करने के लिए जो भी अवेलेबल लॉफुल मीन्स थे उनको यूज करने में फेल हो गए। सेक्शन 194 बीएनएस का सबसे पहले सबसेक्शन 1 में अफरे की डेफिनेशन देता है और सबसेक्शन 2 में इसका पनिशमेंट। अफरे होता क्या? अफरे में दो या दो से ज्यादा लोग शामिल होते हैं जो कि फाइट करते हैं पब्लिक प्लेस पर, जिसकी वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाती है। तो तब कहा जाता है कि जो फाइट उन्होंने करी जिसकी वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुई, और फाइट उन्होंने कहां पर करी? पब्लिक प्लेस पर, तो वो फाइट उनकी क्या है? वो अफरे वाला ऑफेंस है, जिसमें शामिल कितने लोग हैं? कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। तो यहां पर जो कोई भी अफरे कमिट करता है सबसेक्शन 2 में उसकी लायबिलिटी होती है सिंपल या फिर रिगरस इंप्रिजमेंट अप टू 1 मंथ, या फिर फाइन अप टू 1000 रुपीज, या फिर दोनों। अफरे के लिए जरूरी चीज यह है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या करें? फाइट करें। अफरे इन्वॉल्व करता है बायलैटरल एक्ट, दोनों भागीदार होने चाहिए लड़ने में, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लड़ाई में। एक मार रहा है दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो चीज अफरे नहीं है। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि सिर्फ अगर मुंह से बोल के लड़ रहे हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आपस में, या फिर अब्यूज कर रहे एक दूसरे को किसी सड़क में, पब्लिक प्लेस पे, लेकिन आपस में एक दूसरे को किसी भी तरीके से मारपीट नहीं रहे हैं, तो ये चीज सफिशिएंट नहीं है अफरे वाले ऑफेंस के लिए। ये कहा गया था फारूक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2017 के केस में। इसके अलावा जरूरी चीज यह है कि जो फाइट है वो पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए और उसके कंसिक्वेंस में डिस्टर्बेंस होना चाहिए पब्लिक पीस का। अब यहां पर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अफरे, रायट एंड असॉल्ट, ये तीनों चीजों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अफरे एंड रायट हमने डिस्कस कर लिया आज के वीडियो में, असॉल्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 130 ऑफ बीएनएस में। ओके, तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बाकी आपको ये नोट्स में लिखा हुआ मिल भी जाएगा। सेक्शन 195 बीएनएस का ये कहता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, मस्त वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है जिसके तहत वो कोशिश कर रहा है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की, या जो रायट हो रहा है, अफरे हो रहा है, उसको सप्रेस करने की, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल अगर कोई ऐसे पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, या ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, तो वो लायबल होगा सिंपल या फिर रिगरस इंप्रिजमेंट के लिए अप टू 3 ईयर्स, या फिर कम से कम 25,000 रुपए के फाइन के लिए, या फिर दोनों के लिए। वहीं अगर ऐसे पब्लिक सर्वेंट को जो कोई भी असॉल्ट करने की धमकी देता है, या ऑब्स्ट्रक्ट करने का अटेम्प्ट करता है, या फिर ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज करने की धमकी देता है या अटेम्प्ट करता है, तो वो लायबल होता है सिंपल या फिर रिगरस इंप्रिजमेंट के लिए अप टू 1 ईयर, या फिर फाइन, या फिर बोथ। तो ये हो गया आपका सेक्शन 195। सेक्शन 196 बीएनएस का डिफरेंट ग्रुप्स के बीच, डिफरेंट ग्रुप्स मतलब डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज, इनको ना मैं शॉर्ट में कहूंगी डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एनमिटी को प्रमोट करने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको सेक्शन 196 पनिशेबल बनाता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज? जैसे कि कुछ वर्ड्स बोल के या लिख कर या साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आई ऑफ बीएनएसएस में डिफाइन है। या किसी और तरीके से जो कोई भी प्रमोट करता है या प्रमोट करने का अटेम्प्ट करता है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, क्या डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी या फिर हेट्रेड या फिर इलविल, किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी या किसी अदर ग्राउंड पे, वो लायबल होगा उतने इंप्रिजमेंट के लिए जो 3 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर बोथ। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? जो कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो हार्मनी मेंटेन है, उस हार्मनी को बिगाड़ने वाले, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई एक्ट अगर किए जाते हैं जिनकी वजह से डिस्टर्ब होती है या फिर डिस्टर्ब हो सकती है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो तब जो कोई भी ऐसे एक्ट कमिट करता है वो भी सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होता है, इंप्रिजमेंट अप टू 3 ईयर, या फिर फाइन, या फिर बोथ। इसके अलावा तीसरी चीज ये कह रहे हैं, जो कोई भी ऑर्गेनाइज करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज में, लाइक ड्रिल्स वगैरह चलाई जा रही हैं या कुछ एक्सरसाइजेस ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं, तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजर है या पार्टिसिपेटर है जिसके पीछे इंटेंशन रखता है या फिर ये जानकारी रखता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो यूज करेंगे या फिर वो यूज करना सीखेंगे क्रिमिनल फोर्स या फिर वायलेंस, किसके अगेंस्ट?
जो डिफरेंट ग्रुप्स मैंने आपको बताए उनके अगेंस्ट, और जो ये एक्टिविटी करी जा रही है ये किसी भी रीजन की वजह से कॉज करती है या कॉज कर सकती है। जो डिफरेंट ग्रुप्स मैंने आपको बताए, इन डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच क्या चीज, डर या फिर अलार्म या फिर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। तो जो कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है या पार्टिसिपेटर है ऐसी एक्टिविटीज का, लाइक ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस का, वो लायबल होगा सेम पनिशमेंट के लिए, जो कि है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। और सबसेक्शन 1 में जो हमने एक्टिविटीज डिस्कस करी, वो एक्टिविटी अगर करी जाती है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में, लाइक टेम्पल में, मस्जिद में, या फिर ऐसी जगह करी जा रही है जहां पर लोग असेंबल हुए हैं फॉर परफॉर्मिंग रिलीजियस वर्शिप और एनी रिलीजियस सेरेमनी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुंभ का मेला हो गया, ठीक है, तो वहां पर अगर करी जाती है तो तब सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। कितनी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स प्लस फाइन। और हर एक्टिविटी क्लोज ए बी सी में जो मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ जो मेंसरिया है वो मेंसरिया होना जरूरी है। विदाउट दैट मेंसरिया, दैट गिल्टी इंटेंट, सेक्शन 196 के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी पनिशमेंट की। अब यहाँ पर सेक्शन 196 से रिलेटेड कुछ रेलेवेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास आता है अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ये देती है कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी क्यों ना हो, हेट स्पीच देता है या कोई ऐसे एक्शन करता है जो कि सेक्शन 196, 197, 299 एंड 353 ऑफ बीएनएस में पनिशेबल है, तो तब जो स्टेट हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि वो इंडिया के सेक्युलर करेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे केसेस को सुओ मोटो रजिस्टर कर सकती हैं। वही जो शिव प्रसाद सेमवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 का केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बात हेल्ड करती है कि सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस का ऑफेंस एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी चीज ये है कि जिस एक्ट को हम सेक्शन 196 के ऑफेंस के रूप में रजिस्टर कर रहे हैं, वो एक्ट क्रिएट करना चाहिए अ सेंस ऑफ एनमिटी एंड डिसहार्मनी अमंग 2 और मोर ग्रुप्स और कम्युनिटी। अगर ऐसा होता ही नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा कम्युनिटीज के बीच एनमिटी का फीलिंग, डिसहार्मनी का फीलिंग, हेट्रेड का फीलिंग वो एक्ट क्रिएट ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है वो अमंग 2 हिंदूज हो रही है, तब ये चीज सेक्शन 196 वाला ऑफेंस नहीं है। अगर ऐसा हो हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में क्रिएट कर रहा है वो एक्ट एनमिटी की फीलिंग, डिसहार्मनी की फीलिंग, तो तब बनेगा वो सेक्शन 196 वाला ऑफेंस। यानी कि जिन ग्रुप्स के बीच में डिसहार्मनी या फिर फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, हेट्रेड या फिर इलविल पैदा करी जा रही है, वो होने चाहिए डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज। सेम सेम नहीं होने चाहिए, ओके। और ये जो ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन है, इनमें सारे ग्राउंड्स आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ पे सिर्फ रिलीजन नहीं मेंशन है, और भी ग्राउंड्स मेंशन है जिनके आधार पर डिसहार्मनी या फिर एनमिटी और हेट्रेड और इलविल का जो फीलिंग है वो इजाद किया जा रहा है, क्रिएट पैदा किया जा रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ओके। वहीं अगर फेयर एंड रैशनल क्रिटिसिज्म किया जाता है तो वो चीज पनिशेबल नहीं है। किसी भी रिलीजन के जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जैसे सती प्रथा रही उसको क्रिटिसाइज किया गया, अनटचेबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन चलता था उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मुस्लिम्स में कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जैसे कि ट्रिपल तलाक वगैरह जो हुआ करता था उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इन चीजों का जो फेयर एंड रैशनल क्रिटिसिज्म होता है वो सेक्शन 196 वाला ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक रिसेंट का केस देख सकते हो जो कि 2024 में आया था, जावेद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दिस केस होता क्या है, जो एक्यूज है वो ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है। क्या स्टेटस लगाता है? आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिस दिन एब्रोगेट किया गया उसको क्रिटिसाइज करते हुए और उस दिन को ब्लैक डे फॉर जम्मू एंड कश्मीर ये चीज शो करते हुए, साथ ही वो पाकिस्तानी जो हैं उनको उनके इंडिपेंडेंस डे पर विश करते हुए स्टेटस भी लगाता है। तो तब उस एक्यूज के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस केस रजिस्टर किया जाता है। फिर मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस केस को कर देती है क्वैश और कहती है कि ये जो चीज उसने की है ये आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले फंडामेंटल राइट में। दैट्स वाई ये सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस वाला ऑफेंस क्रिएट नहीं कर रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंजर सईद खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस साइट किया और कहा कि सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस के तहत कन्विक्शन करने के लिए मेंसरिया देखा जाता है
और कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ड्स या कह लो कोई भी स्पीच या कोई भी इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस या सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस वाला ऑफेंस क्रिएट करेगा या नहीं, ये चीज डिटरमिन करने के लिए, असेस करने के लिए हम उन इंडिविजुअल का रिएक्शन नहीं देखते हैं जिनका माइंडसेट वीक होता है। कुछ इंडिविजुअल की जो आइसोलेटेड फीलिंग ऑफ हैट्रेड है, इलविल है, वो काफी नहीं है सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के तहत ऑफेंस को इन्वॉक करने के लिए, बल्कि ये चीज डिटरमिन करने के लिए देखना पड़ता है रीजनेबल लोगों पर इसका जनरल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। सेक्शन 197 हमारे देश की जो एकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछनों को, असर्शंस को पनिशेबल बनाता है और कहता है सबसे पहली बात ये कि जो कोई भी वर्ड्स बोलकर या लिखकर या साइन और जेस्चर वगैरह करके या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके, लाइक कुछ ड्राइंग वगैरह बना के या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के जरिए या किसी अदर तरीके से लगाता है या पब्लिश करता है इम्प्यूटेशन, लांछन, कि कोई क्लास ऑफ पर्सन ना किसी रिलीजन को बिलोंग करने की वजह से या किसी रेस का होने की वजह से या कोई उनकी लैंग्वेज होने की वजह से या किसी रीजन के होने की वजह से या किसी कास्ट और कम्युनिटी को बिलोंग करने की वजह से ऐसे हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ट्रू फेथ एंड एलिजियंस, सच्ची आस्था और निष्ठा नहीं रख सकते हैं, या फिर ये इंडिया की ना सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को, ये जो रीजन अभी मैंने बताया, इस रीजन की वजह से अपहोल्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर इस रीजन के आधार पर तो कोई भी अजर्ट करता है, काउंसिल करता है, एडवाइस करता है, प्रोपोगेट करता है, पब्लिश करता है क्या कि एनी क्लास ऑफ पर्सन जो है उनको ना इंडियन सिटीजन के जो राइट होते हैं उन राइट से डिप्राइव किया जाना चाहिए या उनको वो राइट नहीं देने चाहिए, उनको उन राइट से डिनाई किया जाना चाहिए। या सेम ग्राउंड पे अगर जो कोई भी लगाता है या पब्लिश करता है असर्शन, काउंसिल करता है या प्ली करता है या अपील करता है किस बारे में, कि ये जो क्लास ऑफ पर्सन है इनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनसे होगा या हो सकता है उनके और अदर लोगों के बीच डिसहार्मनी, एनमिटी, हेट्रेड या फिर इलविल। चौथी चीज ये कह रहे हैं जो कोई भी करता है या पब्लिश करता है फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, इसकी वजह से इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी इंडेंजर हो जाती है, ज्योपर्डाइज हो जाती है। तो जितने भी एक्ट मैंने अभी आपको बताया उनमें से कोई भी एक्ट अगर कोई करता है तो वो लायबल होगा उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि होगा 3 साल तक का या फिर फाइन या फिर बोथ। वहीं अगर वो ये चीजें करता है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग असेंबल हुए हैं कोई रिलीजियस वर्शिप करने के लिए या कोई रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए, तो तब वहां पर अगर सबसेक्शन 1 में जो एक्टिविटी हमने देखी उनमें से कोई भी ऑफेंस अगर करा जाता है तो तब जो ऑफेंडर है उसकी लायबिलिटी होगी 5 साल तक के कारावास की प्लस फाइन की। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 197 तक हो गया है कंप्लीट। कहीं पर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बीएनएस के नोट्स चाहिए जो कि हार्ड कॉपी में अवेलेबल है उनको परचेस करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि मैंने स्क्रीन पर डाला हुआ है। मैं हर मंडे को डिस्पैच करवाती हूँ हार्ड कॉपी बीएनएस की। अगर आपको परचेस करनी है तो किसी भी मंडे से पहले आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो बीएनएस है ना उसके मैंने अब तक काफी सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट से आप पूरा बीएनएस कवर कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं बीएनएसएस भी कवर कराऊंगी, इसलिए मेरा चैनल स्टडी गो विद जीनत यूट्यूब पर जो है वो भी सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम पर मेरा चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। वहां पे मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बीएनएस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।